आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक अगला बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम आपके सामने लिखा है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, और इसको हिंदी में मुझे लगता है समतुल्य चालकता कहते हैं। अभी हमारे पास जो हम इससे पिछली वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं वो है मोलर कंडक्टेंस। तो ये मोलर कंडक्टेंस क्या है, थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हुए फिर हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की तरफ जाएंगे। तो मोलर कंडक्टेंस क्या होता है पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि भैया एक मोल आयंस क्या करते हैं, सॉल्यूशन में करंट कैरी करते हैं। बताया ना मैंने, किसी सॉल्यूशन के अंदर जो ये आयंस होते हैं, ये आयंस विपरीत चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की ओर, अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की ओर ये आयंस क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। और जब ये आयंस अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर, जब ये आयंस मूवमेंट करते हैं तो इसकी वजह से क्या बहता है, इसकी वजह से सॉल्यूशन में क्या फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है। अब अगर ये जो आयंस हम यहाँ पे डाल रहे हैं, ये जो आयंस हम यहाँ ले रहे हैं, अगर ये आयंस 1 मोल होंगे, कितने होंगे, 1 मोल होंगे, तो 1 मोल आयंस के द्वारा जो करंट कैरी किया जाता है भैया, जो करंट कैरी होता है बच्चों, करंट कैरी होता है, 1 मोल आयंस जो करंट लेके जाते हैं अपने साथ, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। इसको हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। तो ये आप डेफिनेशन को बिल्कुल अच्छे से गांठ बांध लीजिए कि 1 मोल आयंस के द्वारा जो करंट कैरी होता है उसे हम क्या कहते हैं, मोलर कंडक्टेंस कहते हैं, उसे हम मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। अब मोलर कंडक्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, लामडा एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या बताया था आपको, इसका फॉर्मूला बताया था कप्पा 1000/c। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में, इससे क्वेश्चंस तो आना ही आना है। तो यहाँ पर ये लामडा एम क्या है, मोलर कंडक्टेंस है। कप्पा क्या होता है, कप्पा स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है, इसके बारे में भी हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं। और सी होता है कंसंट्रेशन इन मोलैरिटी, ये मोलैरिटी में कंसंट्रेशन है। और यहाँ पे 1000 हम जो है इसका लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करने के लिए 1000 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये तो मोलर कंडक्टेंस है भैया, आपको मैं पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ। तो आज हम देखेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है। तो ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, इसको हम देखेंगे। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है, इसको जरा समझ लेते हैं। तो जैसे 1 मोल आयंस के द्वारा, ध्यान रखना, 1 मोल आयंस के द्वारा जो करंट कैरी होता है, 1 मोल आयंस जो करंट ले जाते हैं उसको हम मोलर कंडक्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से 1 ग्राम इक्विवेलेंट आयन, ये ध्यान रखिए, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 1 मोल होता है ना, जैसे 1 मोल होता है भैया, जैसे 1 मोल होता है, बिल्कुल उसी प्रकार से एक और चीज़ होती है, उसको बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट, उसके बोलते हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। तो जैसे 1 मोल है, जैसे 1 डजन है, जैसे आपका 1 ग्रॉस है, जैसे आपका अलग अलग हम वो यूज़ करते हैं ना, वैसे ही हमारे पास क्या होता है, एक शब्द होता है, उसको मैं आगे आपको समझाऊंगा, वह है ग्राम इक्विवेलेंट। तो जैसे 1 मोल होता है, उसी प्रकार से एक और दूसरा हम यहाँ पे क्वांटिटी को बताने के लिए, मात्रा को बताने के लिए एक दूसरा वहाँ पे हम टर्म यूज़ करते हैं, और उस टर्म का नाम है ग्राम इक्विवेलेंट। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट आयंस के द्वारा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट आयंस के द्वारा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट आयंस के द्वारा जो करंट कैरी किया जाता है, जो करंट ले जाया जाता है, जो करंट वो बहाते हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट आयंस, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं,
उसे ही हम कहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, उसे ही क्या कहा जाता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहा जाता है, और इसको हम लामला n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है। फिर से याद कर लो, ये होता क्या है, थोड़ी देर में 1 ग्राम इक्विवेलेंट निकलता कैसे है, ये जैसे मोल होते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही होता है ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो मोल किसी मात्रा को प्रदर्शित कर रहे होते हैं, मोल 6.023 इंटू 10⁻23 को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। उसी प्रकार से ग्राम इक्विवेलेंट भी होता है, मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा अभी, लेकिन आप फिलहाल के लिए इसको तोते की तरह रट लीजिए, इसको अच्छे से बाय हार्ट कर लीजिए कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट आयंस के द्वारा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट आयंस के द्वारा सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, ठीक है, जो करंट कैरी किया जाता है उसे हम मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट के द्वारा क्या लिखोगे आप, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो करंट कैरी है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में लिखोगे तो अच्छा लगेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो करंट कैरी, जो करंट उस पास होता है, जो करंट बहता है, जो चालकता होती है, जो कंडक्टेंस होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि यार, इसको इंग्लिश में बोलेंगे कि इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट आयंस, इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट आयन। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चों, इसको, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे लामला m होता है वैसे ही हम इसको n से रिप्रेजेंट करेंगे, लामला n से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर्मूला सेम टू सेम उसी के जैसा होता है जैसे हमारा मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है, बिल्कुल उसी प्रकार से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का भी फॉर्मूला होता है, बिल्कुल उसी प्रकार से। मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या याद कराया था, लामला m इक्वल टू कप्पा 1000/c बताया था ना, बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर अपने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बराबर होता है कप्पा 1000/n, बस ये फ़र्क हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पर जो है सांद्रता क्या होती है, यहाँ पे सांद्रता मोलैरिटी में होती है, यहाँ पे सांद्रता मोलरता में होती है। मोलर कंडक्टेंस के केस में, मोलर कंडक्टेंस के केस में जो कंसंट्रेशन होता है वो किस में होता है, वो मोलैरिटी में होता है, जबकि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में जो कंसंट्रेशन होगा वो किस में होगा, नॉर्मेलिटी में होगा। ठीक है, नॉर्मेलिटी में भी समझाऊंगा, ये भी समझाऊंगा नॉर्मेलिटी क्या होती है वो भी समझते हैं, लेकिन बस याद रखना कि ये सांद्रता, ये कंसंट्रेशन, ये कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में उसको बताने का एक बस क्या है, साधारण सा तरीका है। ठीक है, तो बेटा याद रख लेना, फिर याद रख लो उसको अच्छे से। देखो दोनों के फॉर्मूले सेम ही तो है, लामला m इक्वल टू कप्पा 1000/c, यहाँ पे लामला m इक्वल टू कप्पा 1000/n, n मतलब सांद्रता नॉर्मेलिटी में, यहाँ पर c यानी कि सांद्रता कंसंट्रेशन मोलैरिटी में। ये दो आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, बाय हार्ट अच्छे से कर लेना। और बाकी जो यूनिट यहाँ पे इसकी होती है, मोलर कंडक्टेंस की होती है, मोलर कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, मोलर कंडक्टेंस की यूनिट आपको जो बताई थी बिल्कुल वही यूनिट यहाँ पर जो है इस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की भी होती है, बिल्कुल सेम टू सेम होती है। बस जहाँ पे मोल लिखे होते हैं वहाँ पे यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट आपने क्या करना है, लिख देना है। क्या लिख देना है, ग्राम इक्विवेलेंट लिख देना है। तो आपने मोलर कंडक्टेंस की यूनिट आपको याद होगी, एक बार आप देख लीजिए, जल्दी से देख लीजिए, याद नहीं है तो इसकी यूनिट होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये अभी अगर आपको याद नहीं है तो अभी याद कर लीजिए, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, फिर से याद कर लीजिए, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यूनिट का बहुत बड़ा महत्व है, यूनिट का बहुत बड़ा महत्व है, यूनिट याद कर लीजिए अच्छे से। और इसी प्रकार से जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है इसकी यूनिट सेम वैसी ही होती है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, बस यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट आ जाता है। मोल जहाँ पे भाई इसमें क्या है, इसमें एक ही चीज़ का फ़र्क है, ग्राम इक्विवेलेंट बोलते हैं, तो इसको ग्राम इक्विवेलेंट लिखेंगे का इनवर्स ऐसे बोल देंगे। तो ये है ओम इनवर्स, ओम यस, केवल कभी कभी इक्विवेलेंट भी बोलते हैं या एक ग्राम इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, बोथ आर सेम। ठीक है, तो 1 इक्विवेलेंट या 1 ग्राम इक्विवेलेंट बोथ आर सेम। तो यहाँ पे ये ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स या इक्विवेलेंट इनवर्स भी इसको बोला जाता है।
तो ये हमारा जो है बच्चों, ये हमारी एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्या हो गई है, ये हमारा फॉर्मूला बन गया है, ये हमारा एक फॉर्मूला है और ये हमारा यूनिट है। इसका फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही आएगा जैसा मोलर कंडक्टेंस का आएगा। तो एक बार डेफिनेशन दोबारा समझ लेते हैं, फिर हम छोटी छोटी बातों को समझेंगे। बच्चों मैंने आपको क्या बताया है, मैंने बताया है कि मोलर कंडक्टेंस क्या होता है। मोलर कंडक्टेंस होता है एक मोल आयन के द्वारा सॉल्यूशन में, ये जो सॉल्यूशन है हमारा एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जहाँ पे हमने इलेक्ट्रोलाइट को घोल रखा है, आयन वाले किसी पदार्थ को घोल रखा है और उसमें 2 चार्ज रॉड डाल रखी हैं हमने, ठीक है। इसमें ये आयंस करंट को यहाँ वहाँ बहाते हैं। अगर ये आयंस 1 मोल होंगे, अगर ये आयंस 1 मोल होंगे तो हम कहते हैं हम इसको कहते हैं भैया, जो करंट यहाँ बहेगा उसको हम मोलर कंडक्टेंस कहते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर ये आयंस 1 मोल नहीं, 1 मोल के शब्दों में ना बोले हम कि भैया ये आयंस 1 ग्राम इक्विवेलेंट होंगे। अभी ये होता क्या है समझेंगे। तो जैसा मोल होता है उसी प्रकार से ग्राम इक्विवेलेंट भी बताया जाता है। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर ये आयंस है, यहाँ पे कितने आयंस हैं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर यहाँ पे आयंस है तो वो जितना करंट कैरी करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहते हैं। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का सूत्र बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा मोलर कंडक्टेंस का होता है, कप्पा 1000/c। तो यहाँ पे कप्पा 1000/c, सी यहाँ पर भी होगा, यहाँ पे कंसंट्रेशन होगा, लेकिन वो किस उसमें होता है, नॉर्मेलिटी में होता है, इसलिए n लिख ले रहे हैं। तो कप्पा 1000/ सांद्रता, कंसंट्रेशन इन नॉर्मेलिटी, कप्पा 1000/ कंसंट्रेशन इन मोलैरिटी, बस यही फ़र्क होता है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे दो तीन बातें फटाफट समझाता हूँ कि ये ग्राम इक्विवेलेंट कहते हैं किसको है। भैया ये ग्राम बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये बहुत नीचे क्लास में आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे तो हमारा दूसरा ही चल रहा है अभी टॉपिक। तो ग्राम इक्विवेलेंट कहते हैं किसको है और ये नॉर्मेलिटी कहते हैं किसको है। इन 2 चीज़ों को यहाँ पर मैं अब आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या है ग्राम इक्विवेलेंट और क्या है हमारा नॉर्मेलिटी, उसको समझते हैं किसको कहते हैं। यार ये क्या भला है, क्या चीज़ है यार ये ग्राम इक्विवेलेंट, इसको समझते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट किसको कहते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो आपने मोल सुना होगा कि मोल किसको कहते हैं। मोल की बहुत सारी डेफिनेशन है। मोल की डेफिनेशन है 6.022 × 10⁻23। इतने पार्टिकल्स को, इतने कणों को हम 1 मोल कहते हैं। ये आपने सुना होगा कि यार जब 6.022, 6.023 भी बोल सकते हैं इसको, × 10⁻23, जब इतने पार्टिकल एक साथ होते हैं तो इसी को हम कहते हैं 1 मोल, इसी को हम कहते हैं 1 मोल। मोल को निकालने का जादुई फॉर्मूला भी आप जानते होंगे। यार मुझे मोल कैसे मालूम चलेगा। तो मोल को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पदार्थ का मास ग्राम में अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास, यही तो होता है फॉर्मूला, ठीक है। पदार्थ का मास ग्राम में अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास, ये मोल को निकालने का फॉर्मूला होता है। मान लो कि आपको कोई कहता है, मान लो मैं कहता हूँ कि बेटा आप लैब में जाइए और 1 मोल आप लैब में जाइए और 1 मोल NaOH लेके आइए, ऐसे मैं कहता हूँ आपको, तो कैसे लाओगे आप। तो ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, मोल काउंट करना तो बहुत ही मुश्किल होता है। इतने सारे पार्टिकल्स आप कैसे काउंट कर लोगे यार, ये तो इम्पॉसिबल है ना। इतने सारे पार्टिकल्स आप कैसे काउंट कर लोगे भैया, ये बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो मोल को काउंट करना क्या है, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो फिर क्या करोगे आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, मोल इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये फॉर्मूला आपने क्या करना है, यूज़ करना है। अब कैसे फॉर्मूला कैसे लगाओगे आप बोलोगे यार मुझे यहाँ पर कितने चाहिए, मुझे यहाँ पे कितने मोल चाहिए, मुझे चाहिए, सर ने 1 मोल मंगाया तो 1 लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। मास यहाँ पे लिखोगे ग्राम में, और यहाँ मॉलिक्यूलर मास, NaOH का मॉलिक्यूलर मास 40 होता है। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, इसका मतलब आपको 40 ग्राम NaOH लेके आना है, ठीक है। आपको कितना NaOH लेके आना है, 40 ग्राम। तो 40 ग्राम NaOH लेके आ जाओगे तो उसमें कितने मोल होंगे, 1 मोल होगा, है ना, आसान। तो मैंने कहा 1 मोल NaOH लेके आओ, तो आपको यार लैब में जाके इतने सारे कण लाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं काउंट करूँगा और तब जब इतने कण हो जाएंगे 6.023 × 10⁻23 हो जाएंगे तब वो 1 मोल होगा। ऐसा करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करोगे तो भैया बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो फिर 1 मोल कैसे लाओगे, फॉर्मूला बताया ना आपको, जादुई फॉर्मूला,
बस जादुई फॉर्मूला यूज़ कर लेना। क्या है फॉर्मूला? मोल बराबर मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मोल कितने हैं आपके? 1। मास हम पता करेंगे और मॉलिक्यूलर मास NaOH का होता है 40, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 40 ग्राम। इसका मतलब सर के पास आपको 1 मोल NaOH नहीं ले जाना है, आपको 40 ग्राम NaOH ले जाना है। ऑटोमेटिकली उसमें क्या हो जाएगा? 1 मोल NaOH हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोल को हम ऐसे करके बच्चों निकाल सकते हैं। अब हम जैसे हमने मोल को निकाला है वैसे ही क्या होता है सॉरी, जैसे हमने मोल को निकाला है वैसे ही हम ग्राम इक्विवेलेंट को भी निकालते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट बिल्कुल मोल की तरह ही होता है, इसको कभी कभी शॉर्ट में केवल इक्विवेलेंट भी कहते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है, जैसे मोल निकालते हैं वैसे ही मास, जैसे यहाँ मास लिखा है ऊपर, नीचे मॉलिक्यूलर मास लिखा है, तो यहाँ पर भी मास और नीचे मॉलिक्यूलर मास ना लिखकर लिखते हैं इक्विवेलेंट मास। क्या लिखते हैं? इक्विवेलेंट मास लिखते हैं। यार ये एक और नई चीज़ आ गई। तो ग्राम इक्विवेलेंट, तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है, तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है मैंने अगर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऊपर मास लिखना पड़ेगा, नीचे इक्विवेलेंट मास लिखना पड़ेगा। तो मेरे को ऐसे जैसे मोलों की संख्या मालूम चलती है वैसे ही ग्राम इक्विवेलेंट की संख्या मालूम चल जाएगी। तो अभी पहले रट लो, अभी पहले याद कर लो कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। ग्राम इक्विवेलेंट कुछ नहीं होता है, ये मास अपॉन इक्विवेलेंट मास होता है। फिर से बोलो, ग्राम इक्विवेलेंट बिल्कुल मोल की तरह ही होता है, इसका सूत्र भी मोल के जैसा ही होता है, बस वहाँ पे हम नीचे मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? इक्विवेलेंट मास लिखेंगे। अब ये इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं? यार ये एक नई चीज़ आ गई। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं भैया? इक्विवेलेंट मास निकालना है, अगर मान लो मैंने NaOH का इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो इक्विवेलेंट मास किसी बेस के लिए अगर मुझे निकालना है, बहुत ही आसान होता है इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास निकालना है तो कुछ नहीं करना है, मॉलिक्यूलर मास ऊपर लिख लो, मॉलिक्यूलर मास ऊपर लिख लो भैया, मॉलिक्यूलर मास ऊपर लिखो, और नीचे वो कितने OH नेगेटिव छोड़ सकता है उसको लिख लो, बस वही उसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास NaOH का कितना होगा? यार NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना है? NaOH का मॉलिक्यूलर मास 40 है, और उसका कितने OH नेगेटिव छोड़ सकता है? 1 OH नेगेटिव छोड़ सकता है। इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट मास भी कितना आ गया? 40 आ गया। ठीक है, तो इसका जितना मॉलिक्यूलर मास आ रहा है उतना ही इसका इक्विवेलेंट मास भी आ रहा है। कितना मज़ा आ गया, बढ़िया है ना? ओके, अब देखो मैं बोलूँगा H2SO4 का निकाल के बताओ भैया, H2SO4 का इक्विवेलेंट मास निकाल के बताओ। तो आप बोलोगे सर बड़ा आसान है, H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास ऊपर लिखो। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास ऊपर लिखेंगे। क्या होता है H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास? 2 हाइड्रोजन हो गए, सल्फर का 32 होता है, 1 ऑक्सीजन का 16 होता है। ठीक है, तो हमारे पास कितने ऑक्सीजन है? 4, तो 16 गुणा 4 कर लो बेटा जल्दी से। ठीक, ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 64। ठीक है, तो हमारे पास इसका कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 98। ठीक है, तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? 98। कितना हो गया? 98। यहाँ पे एसिड के केस में कितने H+ छोड़ रहा है? कितने H+ छोड़ सकता है वो लिखना है नीचे, छोड़ सकता है। तो कितने H+ छोड़ सकता है H2SO4? 2 H+ छोड़ सकता है। तो यार इसका इक्विवेलेंट मास कितना जाएगा? 49। इसका मॉलिक्यूलर मास 98 है, लेकिन इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो गया? 49। तो फर्क है, हाँ फर्क है, इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास में इक्विवेलेंट मास में फर्क है। तो बेटा ये है इसका, ये है इस जादू। तो क्या जादू है? तो जादू ये है कि हम बात कर रहे हैं इक्विवेलेंट मास की। तो इक्विवेलेंट मास बराबर होता है, याद कर लो, मॉलिक्यूलर मास अपॉन कितने H+ छोड़ सकेगा या कितने OH नेगेटिव छोड़ेगा, रिलीज करेगा। नंबर ऑफ H+ आयन और OH नेगेटिव आयन रिलीज। ठीक है, उसको नीचे लिखना है, तो बस वो क्या निकल जाएगा? वो आपका क्या निकल जाएगा बच्चों? इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास यहाँ पे रखना है। चलो मैं अब एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको। इक्विवेलेंट मास यहाँ रखेंगे, मास यहाँ रखेंगे, तो ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाएगा। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको। मैं बोलता हूँ आपको कि यार मुझे बताओ, इसको जरा मिटा दे एक बार, इसको मिटा देते हैं एक बार फटाफट से। ओके, मैं आपको बोलता हूं कि बच्चों, मैं आपको बोलता हूं कि आप क्या करेंगे, आप पता करेंगे, पता करो कि 49 ग्राम
क्या 49 ग्राम H2SO4 में 49 ग्राम H2SO4 में सॉरी 49 ग्राम H2SO4 में कितने ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है, ये पता करना है, कितने ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं ये पता करना है। कितना आसान है, कितना आसान क्वेश्चन है ये। तो कैसे पता करेंगे, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे मास कितना हो गया, मास हो गया 49 ग्राम, मास हो गया 49 ग्राम। और फिर आपको क्या पता करना है, मास हो गया 49 ग्राम, फिर आप पता करेंगे क्या, आप पता करेंगे इक्विवेलेंट मास। क्या पता करेंगे, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास पता करेंगे। चलिए पता करते हैं। तो इक्विवेलेंट मास पता करना है, तो इक्विवेलेंट मास H2SO4 का कैसे पता करेंगे, वही करेंगे। मॉलिक्यूलर मास ऊपर लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऊपर लिखेंगे, और कितने H+ छोड़ सकता है, 2 H+ छोड़ सकता है। तो कितना आ गया आंसर, 49 आ गया। ठीक है, तो यार अब इसमें हमें क्या पता करना है, इसमें हमें ग्राम इक्विवेलेंट पता करने हैं, कितने ग्राम इक्विवेलेंट है। तो ग्राम इक्विवेलेंट बिल्कुल मोल की तरह ही होते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है मास ग्राम में बट्टा इक्विवेलेंट मास। ठीक है, बट्टा इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। ठीक है, तो हमारे पास क्या चीज़ें दिख रही होंगी आपको, आंखें तो ही, आपके पास मास कितना दिख रहा है आपको, 49 दिख रहा है, और इक्विवेलेंट मास भी कितना निकल गया यहाँ पे, 49 निकल गया। तो यहाँ पे कितने ग्राम इक्विवेलेंट हो गए, 1 ग्राम इक्विवेलेंट हो गए। इसका मतलब अगर मैं H2SO4 का 49 ग्राम लेके चलूँगा तो उसका इक्विवेलेंट मास भी 49 होने की वजह से उसमें ग्राम इक्विवेलेंट की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये है ग्राम इक्विवेलेंट निकालने की का फॉर्मूला। इसी प्रकार से अगर मैं बोलूँ आप लोगों को, इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, एक कोई और क्वेश्चन उठा लेते हैं। आपको बोलेंगे कि भैया, आपको बोलेंगे मान लीजिए 80 ग्राम NaOH में, 80 ग्राम NaOH में, ठीक है, कितने ग्राम इक्विवेलेंट हैं, कितने ग्राम इक्विवेलेंट हैं। ऐसा अगर क्वेश्चन आपसे पूछेंगे तो क्या करोगे आप, तो आप बोलोगे यार बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, मुझे ग्राम इक्विवेलेंट का सूत्र आता ही है। ग्राम इक्विवेलेंट का सूत्र आता है मास अपॉन, क्या होता है, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। मोल के सूत्र की तरह ही है ये। मोल में मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है, यहाँ पे मास अपॉन इक्विवेलेंट मास होता है। चलिए मास कितना है इसका, 80, तो 80 ऊपर लिखना है। चलिए अब इक्विवेलेंट मास पता करते हैं यहाँ पे रफ में, यहाँ पता करते हैं साइड में इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास बराबर होगा NaOH का मॉलिक्यूलर मास ऊपर लिखेंगे। NaOH का मॉलिक्यूलर मास 40 होता है, आप कर लेना पता, कैसे करोगे, सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, जोड़ोगे 40 आ जाएगा। तो NaOH का मास हो गया 40, और वो कितने OH नेगेटिव छोड़ेगा, 1। तो यार इसका इक्विवेलेंट मास कितना आ गया, 40 आ गया। तो यहाँ 40 लिख देंगे। तो यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके हम ग्राम इक्विवेलेंट पता करते हैं। अब ये नॉर्मेलिटी क्या होती है पता कर लेते हैं। नॉर्मेलिटी क्या है इसको समझ लेते हैं। तो नॉर्मेलिटी, थोड़ा स्पेलिंग देख लेना, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी क्या है, नॉर्मेलिटी का मतलब है 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट डिजॉल्व हैं, कितने ग्राम इक्विवेलेंट डिजॉल्व हैं, ये होता है नॉर्मेलिटी। ठीक है, मान लो कि मैंने क्या करा है, मान लो कि मैंने 1 लीटर सॉल्यूशन को बनाने के लिए, H2SO4 का 1 लीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए 2 ग्राम इक्विवेलेंट घोल रखे हैं। ग्राम इक्विवेलेंट कहाँ से आ जाएगा, ऊपर के फॉर्मूले से आ जाएगा। तो H2SO4 का 1 लीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए 2 ग्राम इक्विवेलेंट घोले हैं, तो इसकी नॉर्मेलिटी हो जाएगी 2 कैपिटल N। अगर मैंने 3 ग्राम इक्विवेलेंट घोले हैं तो नॉर्मेलिटी हो जाएगी 3 कैपिटल M। अगर मैंने 4 ग्राम इक्विवेलेंट घोले हैं तो नॉर्मेलिटी हो जाएगी 4 कैपिटल M। समझ गए, 4 कैपिटल N। तो इसका मतलब है 1 लीटर सॉल्यूशन को बनाने के लिए जितने भी ग्राम इक्विवेलेंट आप घोल रहे हो उसी को कहते हैं हम नॉर्मेलिटी। और मोलैरिटी क्या होती है,
1 लीटर सॉल्यूशन को बनाने के लिए जितने मोल घोल रहे हो, यार नॉर्मेलिटी में ग्राम इक्विवेलेंट यूज करना है, मोलैरिटी में मोल यूज करना है, तो दो चीजें हैं आपके पास, मोल हो जाएगा मोलैरिटी वाले केस में, ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा नॉर्मेलिटी वाले केस में, बात एक ही चीज है। तो 1 लीटर सॉल्यूशन को बनाने के लिए जितने ग्राम इक्विवेलेंट घोल रहे हो, 10 घोलोगे तो 10 हो जाएगी नॉर्मेलिटी, 50 घोलोगे तो 50 हो जाएगी नॉर्मेलिटी, 2 घोलोगे तो 2 हो जाएगी नॉर्मेलिटी, 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट घोलोगे तो नॉर्मेलिटी 0.5 हो जाएगी। और ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या बला है, ग्राम इक्विवेलेंट क्या बला है, तो ग्राम इक्विवेलेंट वही है जो मोल है। यहाँ पे मोल होता तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास हो जाता, ग्राम इक्विवेलेंट है तो मास अपॉन इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, यार वही तो है, मॉलिक्यूलर मास ही तो है, बस उसको बस किससे डिवाइड कर देना है कि वो कितने H+ या OH नेगेटिव छोड़ रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगली क्लास में हम देखेंगे कि किस प्रकार से मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डाइल्यूशन के साथ परिवर्तित होते हैं। अगली क्लास में देखेंगे। अभी तब तक के लिए धन्यवाद।